मुल्क भर में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। मलकत हसारमरी में फिर बर्फबारी का आगाज, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड का खदशा। कालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुतासर। लैंडस्लाइडिंग के बायस शहर काराकोरम बंद है। लाहौर में भी हल्की बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। सिंध के मशहूर तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर कई सालों बाद बर्फबारी शुरू हो गई। सर्द मौसम और बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए कराची समेत सिंध भर से सयाहों की बड़ी तादाद गोरख हिल स्टेशन पहुंच रही है। सयाहों का कहना है कि गोरख हिल स्टेशन सिंध का वाहिद ऐसा तफरीही मकाम है जहां बर्फबारी देखने का मौका मिलता है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, आईसीसी मामले पर हतमी फैसला जुमे या पीर को मुतवक्किल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात के बाद एक्स पर पैगाम लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। एहतजाज के तमाम ऑप्शन वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी है तमाम ऑप्शन को मद्देनजर रखा जाए। कौमी टीम की वर्ल्ड कप शिरकत पर वज़ारत ख़ारजा को एतमाद में लिया जाएगा। दूसरी जानिब आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच आज हरारे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के अहम वुज़रा अरकान असम्बली और लीडरान की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी की सिक्योरिटी वापस ली गई है। इसके अलावा सिंध असम्बली में एमक्यूएम के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। एमक्यूएम रहनुमाओं का कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी वापस बुलाने की वजह नहीं बताई गई है। मुमकिन है कि सानिया गुल प्लाजा पर तनकीद वजह बनी हो। मुत्तहिदा रहनुमाओं का ये कहना है कि सानिया गुल प्लाजा पर सवालात उठाते रहेंगे। ज़राए का कहना है कि इस सूरत हाल में एमक्यूएम रहनुमाओं ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूँ सादिया सैमसन और मैं हूँ गौहर इशरत। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ शानदार कॉफ़ी या फिर चाय के कप के साथ मज़ेदार हुआ होगा। वैसे तो सादिया ठंडा टार मौसम है, सर्दियाँ हैं, तो शानदार सुबह का आगाज़ हो भी रहा है। और मुल्क के बालाई इलाकों की अगर बात करें तो ज़रा बात अधूरी सी लगती है। बात करना ज़रूरी है। इलाकों में एक बार फिर शदीद सर्दी ने डेरे डाल दिए हैं। मगरिबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम के बायस बर्फबारी बारिश का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हुआ है। सिंध में भी मौसम ने हैरान कर दिया। गोरख हिल स्टेशन पर कई साल बाद होने वाली बर्फबारी ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया है। एट द सेम टाइम मौसम की आलमी सूरत हाल पर भी ज़रा से नज़र डाल लेते हैं। कल भी हमने अपने शो में डिस्कस किया, अमरीका में शदीद बर्फबारी ने तूफ़ान ने निज़ाम ज़िंदगी को मुंजमद कर दिया है और बर्फ़ के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 34 अफराद हलाक भी हुए हैं। इसके अलावा आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद होंगे ख़ास मेहमान जो बात करेंगे AI जनरेटेड फिल्म द नेक्स्ट सलाहुद्दीन की। वो भी आपने मिस करना नहीं है। सो वन ऑफ द सेगमेंट्स आर गोइंग टू बी अबाउट इट, सो यू हैव टू स्टे विद अस अंटिल देन। लेकिन इससे पहले बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरी पर। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट पर। क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में मौसम सर्द ज़रूर है लेकिन क्रिकेट की दुनिया में मौसम गर्म है। T20 पाकिस्तान की शिरकत के मामले पर हतमी फैसला अब आने वाला है और हतमी फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि या तो फ्राइडे को आएगा या मंडे को होगा। और ये हतमी फैसला क्या होगा ये हमें जानना होगा। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट दे आर लुकिंग एट। एग्जैक्टली और सबसे बड़ी बात ये है शादिया कि जो आईसीसी है उसके लिए अब कहा जा रहा है कि बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है। पाकिस्तान शिरकत के मामले पर फैसला अब चंद रोज़ मुतवक्के है। साथ साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि अब इस तमाम तर सूरत हाल पे आईसीसी का क्या टेक होगा अगर पाकिस्तान कोई स्ट्रॉन्ग मूव ले लेता है तो। एब्सोल्युटली। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा है कि जुम्मे या आइंदा पीर तक वर्ल्ड कप से मुतालिक हतमी ऐलान होना है। चेयरमैन पीसीबी के मुताबिक तमाम ऑप्शंस जो है उनके ऊपर गौर किया जा रहा है और हिदायत मिल चुकी हैं। रिसोर्सेज ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान की शिरकत का फैसला असूली तौर पर हो चुका है। मुमकिन बॉयकॉट हो सकता है, भारत के खिलाफ मैच ना खेलने, स्यापटियाँ बांधने और मैचेस बांग्लादेशी शायकीन के नाम करने जैसी तजावीज़ भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल। और पीसीबी पहले ही आईसीसी के दोहरे म्यार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है। पाकिस्तान के पास बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं जो कि लिए जा सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि या तो फ्राइडे या फिर जो कमिंग मंडे है उस पर एक ज़बरदस्त टेक लेने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब लेट्स सी के क्या होता है। समांतर सिचुएशन पे हमें अदील अज़हर
क्रिकेट एक्सपर्ट कर चुके हैं। अदील, सबसे पहले तो वेलकम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ बड़ा शानदार हुआ होगा। क्रिकेट की दुनिया में बड़ी डेवलपमेंट अदील हम देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान ये मूव ले लेता है, अगर बाइकआउट किया जाता है वर्ल्ड कप से, तो आईसीसी के लिए तो एक भूचाल की सी कैफियत होगी, क्या कहेंगे? जहाँ तक पाकिस्तान के क्रिकेट वर्ल्ड कप में ना खेलने का ताल्लुक है, देखिए अगर आपको याद हो पिछले कोई 2-3 हफ्ते से जब भी बात कर रहे हैं तो आप लोगों का सवाल होता था कि बांग्लादेश खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो मैं हमेशा ये कहता था मुझे लगता है कि बांग्लादेश को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी और उनको श्रीलंका में मैचेस नहीं उनके ट्रांसफर होंगे और ऐसा ही हुआ। मैचेस डिड नॉट गेट ट्रांसफर और उसका नुकसान उनको ये हुआ कि दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आई थिंक मेरी प्रोडिक्शन ही मैं कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उस एक्सट्रीम स्टेप तक जाएगा जहां से हम वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर रहे होंगे। पर्सनली इफ यू आस्क मी, लेकिन अब बॉयकॉट बाय पाकिस्तान, एक तो देखिए ये पाकिस्तान के लिए तो फाइनेंशियली बड़ा एक नुकसान तो होगा। प्रिंसिपल स्टैंड है, दुनिया में बहुत कम ऐसा होता है कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के लिए जो है वो बॉयकॉट कर रहा हो। मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है ना वो इस वक्त अपना जो उसकी पोजीशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अपना मसल को फ्लेक्स करके दिखा रहा है हाउ इम्पोर्टेंट वी आर। और इंडिया को ये बताना जरूरी है कि तुम जो बात समझते हो अपने आप को क्रिकेट में, सिचुएशन इतनी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं जितनी तुम समझते हो। राइट। अदील, आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान ओब्वियसली अगर बॉयकॉट करता है तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लग सकती हैं। हमें ये पता है कि पाकिस्तान के ही कहने के ऊपर हम श्रीलंका गए हैं और अदरवाइज ये मैचेस इंडिया में होने जा रहे थे और हमारे सारे मैचेस हमने मूव करवाए बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू प्ले इन इंडिया। नाउ अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर बैक ऑफ करता है तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। क्या हम उन सैंक्शंस के लिए रेडी हैं? एट द सेम टाइम आपको लगता है, लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर हम वाकई ही बॉयकॉट कर देते हैं T20 वर्ल्ड कप से, हमें ये मॉरली एंड एज इन टर्म्स ऑफ पावर कितना फ़ायदा दे सकता है? क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन, फाइनेंशियली तो ये इंडिया का भी नुकसान होगा, आईसीसी का भी नुकसान होगा। देखिए इसका किसी भी टूर्नामेंट का बॉयकॉट करने का आपको मॉरल फायदा शायद जरूर हो जाए। एक प्रेसिडेंस क्रिएट हो जाएगी कि किसी एक मुल्क के मॉरल स्टैंड को सपोर्ट करने के लिए दूसरा मुल्क बैक डाउन कर जाता है। लेकिन नंबर वन, आई डोंट थिंक पाकिस्तान इसको बॉयकॉट करेगा। कल ही मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ट्विटर हैंडल देख रहा था जो पाकिस्तान की किट होने वाली है उसकी प्री बुकिंग की बातें कर रहा था। आई थिंक एवरीथिंग इज सेट। जाहिर है, मैंने आपको यही बात बोली, पाकिस्तान अपने मसल को, आई थिंक मोहसिन नकवी साहब जो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं वो दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को जरा हल्का, आपको एज अ क्रिकेट प्लेइंग नेशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत ताकत है और आप देखिए कि पैनिक जरूर नजर आ रहा है। आप देखिए इंडियन साइड पे, इफ यू फॉलो द इंडियन उनके ट्विटर हैंडल्स अगर आप देखें, उनके जर्नलिस्ट वगैरह, वहां पे एक पैनिक जरूर है कि व्हाट इफ पाकिस्तान पुल्स आउट, तो वो जो मैच होना है इंडिया पाकिस्तान का, वो इंडिया युगांडा का मैच हो रहा होगा। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा एक नुकसान जो है वो आईसीसी को होने वाला है। बट आई मेंटेन माई स्टैंड दैट पाकिस्तान, मुझे जाती तौर से ऐसा लगता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, पाकिस्तान विल नॉट गो दैट क्या फार। ये और द पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी, क्या अदील ये पॉसिबल है कि दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव इन द लॉ, वी वांट टू शेक इंडिया अप, वी वांट टू सरप्राइज देम मे बी? देखिए शेख सिर्फ इंडिया तो नहीं होगा ना, शेख तो इससे इंटरनेशनल क्रिकेट भी होने वाली है। देखिए आप इस पूरे सिनेरियो को होलिस्टिकली देखें। अ, आप इंटरनेशनल, आप इंडियंस को हटा दें। आई मीन इंडियंस, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट इंडियंस यहाँ पे। बिल्कुल उनका तो एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक अजीब उनका अजीब सा व्यू होता है हर चीज के ऊपर आजकल। check out the Australians and the English and the Kiwis and the South Africans and the West Indian, वो क्या बात कर रहे हैं। देखिए दुनिया क्रिकेट, आबादी इंडिया की वजह से तो खैर कोई पौने दो ढाई करोड़ लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वैसे कंट्रियों के स्प्रेड के लिहाज से इट्स अ वेरी स्मॉल स्पॉट। ये चंद एक मुल्क है, वहां पे इस वक्त इंडिया को जिस लेवल पे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है, जहां पे इंडियन स्टैंड के हवाले से इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो मुनाफकत, उनकी जो हिपोक्रेसी है वो सामने आ रही है कि इंडिया को तो यूएई में मैचेस खेलने को मिल जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश को जो है वो सिक्योरिटी की बुनियाद पे क्यों नहीं मिल रहा। सो राइट। ऑनेस्टली अदील, ये नुकसान सिचुएशन भी सिर्फ तो है इंडिया ना का नहीं। कि आईसीसी की जो मूव है और जिस तरह से डिक्टेट आईसीसी हो रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हाथों, तो ये तो फिर बाजी हो गया ना कि राइट, आईसीसी की टेबल पर अगर बीसीबी हो या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात करें, तो फिर तीनों डिफरेंटली ट्रीट कर किए जा रहे हैं और एक स्पेशल ट्रीटमेंट तो दिया जा रहा है ना।
देखिए, वी लिव इन अ वेरी अनफेयर वर्ल्ड, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में भी यही होता है, नेटो में भी यही होता है, वो वीटो कर देते हैं जी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में। अनफॉर्चुनेट बात है, इंडिया के क्रिकेट में पावरफुल होने का दुनिया क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है, और मैं ये एग्जैक्टली। समझता हूँ कि ये पूरे का पूरा सिनेरियो इस वक़्त खुल के सामने आ गया है दुनिया के सामने, और इस वक़्त बहुत ज़्यादा ये बातें हो रही हैं। देखिए, इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको और भी समझने का है। इस वक़्त इंडियन फ्रैंचाइज़ीज़ जो हैं वो दुनिया की और डिफरेंट क्रिकेट लीग्स में, आई मीन मैनचेस्टर सुपर जायंट, आई मीन मैनचेस्टर के लोगो पे हाथी बना हुआ है, पता नहीं मैनचेस्टर में कहाँ से हाथी होते हैं। वो जो जेन्युइन क्रिकेट फैन्स हैं इंडिया पाकिस्तान के अलावा, वो इस वक़्त परेशान है ऑफ द इंडियनाइज़ेशन ऑफ क्रिकेट, और आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़रा उनको कुछ एक रियलिटी चेक यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। वी शुड सपोर्ट देयर स्टैंड, आई थिंक वी शुड ऑल स्टैंड बिहाइंड दैट, कि किसी ना किसी को तो इस बुली के आगे, नो मैटर हाउ स्मॉल यू आर इन फाइनेंशियल टर्म्स, लेकिन इस बुली के आगे किसी ना किसी को तो खड़ा होना है, एंड द क्रेडिट गोज देयर टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द चेयरमैन एंड द टीम, के वो कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस जरूर शो कर रहे हैं। Right. Before we go to the under-19 team का हमारा जो मैच है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, one last question about the same situation and it is कि इंडिया, आपने देखा होगा जब इंडिया में खुद 50 ओवर्स वाला हमारा वर्ल्ड कप हुआ, उस वक्त भी एशिया कप हुआ या इसके बीच चैंपियंस ट्रॉफी सो ऑन बहुत सारे मैचेस हुए हैं, जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं या पॉडकास्टर्स हैं वो कंसिस्टेंटली इस कॉन्सेप्ट को टो करते रहे कि पाकिस्तान इंडिया की कोई राइवलरी नहीं है, पाकिस्तान उस लेवल की गेम ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि बीइंग कैप्टन ऑफ T20 स्काई ने ये बात की, प्रेसर में ये बात की कि भाई हमारा मुआवजना तो करके देखें कि हम कितने मैचेस जीते हैं और वो हमसे कितने मैचेस जीते हैं, तो हमारी कोई राइवलरी बनती नहीं है। डोंट यू थिंक कि इंडिया लॉन्ग येट कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से लोगों के दिमागों में ये बात डाल सके कि इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है, ताकि वो जो एक फाइनेंशियल ग्लिच है जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान इंडिया मैचेस करवाने पड़ते हैं, वो मैचेस ही आप गायब कर दें, वो मैचेस ही ना हुआ करें। बट डू यू थिंक लोगों ने ये बाय किया है? देखिए, नो नो नॉट एट ऑल, ये रेडिकुलस बातें हैं। 90s में हमने इंडियन क्रिकेट को डोमिनेट किया है, फजूल बातें करते हैं। 4-4 5-5 मैचेस हम उनको उनके होम ग्राउंड में, आखिरी पाकिस्तान इंडिया ओडीआई सीरीज मिसबा की क़यादत में पाकिस्तान इंडिया को उनके होम ग्राउंड में हरा के आया। देखिए, टीमों पे अच्छे बुरे वक्त आते हैं। दिस इंडियन टीम ये अच्छी टीम है, और हम जिस तरह अग्रवाल वगैरह और इनको ईशान किशन को इनको खेलते हुए देख रहे हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट। आई मीन एज क्रिकेट फैंस वी शुड अप्रिशिएट द फैक्ट। लेकिन अगर ये कहते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान राइवलरी नहीं है, तो भैया क्यों हर टूर्नामेंट में हमारे साथ मैच खेलते हो? ऐसा कैसे होता है कि इंडिया पाकिस्तान, इत्तेफाक की बात है ना, इतनी सारी टीमें खेल रही होती हैं, 3 टीमें होंगी ग्रुप में, उसमें इंडिया पाकिस्तान जरूर होगा। खेलना छोड़ दो हमसे, अगर राइवलरी है नहीं, खेलना भी हमारे साथ है, और फिर ये रोना धोना भी करना है कि देखो राइवलरी अच्छी है। अजीब सी मुनाफत है, वाकई हिपोक्रेसी है। आई एम वेरी हैप्पी, सीरियसली। सी इस पूरी एपिसोड में जो हुआ है सिलसिला, वो ये हुआ है कि इंडिया की हिपोक्रेसी सामने आई है दुनिया के सामने एक बार फिर से। Right. Coming to under 19 match, we are facing New Zealand. इससे पहले हमारा जो ओपनर मैच हमारे मैचेस हुए उसमें इंग्लैंड से हम हार गए थे। बाकी 2 मैचेस हमारे आसान थे, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड वाले। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड? आर वी रेडी? क्योंकि एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा था अगेंस्ट टीम इंग्लैंड कि हम ये मैच जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं शायद हमारे प्लेयर्स के जहन में ऐसा था कि कैन वी बीट इंग्लैंड? दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट एंड आई मे बी रॉन्ग। आई थिंक वी कैन बीट न्यूजीलैंड, बट वो उस मेंटल थिंकिंग का क्या करें जहां पर हमें ऐसा लगता है वी आर नॉट प्रॉब्ली बेटर ऑफ? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, बिल्कुल, आप देखिए, टैलेंट का तो कोई मैच नहीं है। इंग्लैंड वाला मैच भी अगर आप देखें, वी वर चेजिंग, इवन दो वो थोड़ी ट्रिकी विकेट थी, बहुत स्लो विकेट थी, लेकिन वी वर चेजिंग अ रीजनेबल टोटल। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, वो शायद समीर पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रही थी, एंड समीर इज येट टू डिलीवर हाउ वी एक्सपेक्टेड कि उसकी जो है ना वो डिलीवरेंस होगी इन दिस टूर्नामेंट सो फार। देखिए, जो वेस्टर्न टीमें हैं, या मैं ये बोलूंगा कि न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मेंटली आपने बिल्कुल चीज ठीक पिन पॉइंट किया था, वेरी स्ट्रॉन्ग। आई मीन, उनके एक्सप्रेशंस आपको वैसे नजर नहीं आते जैसे आपको हमारे यहाँ नजर आते हैं। दे हैव द कैपेबिलिटी के बहुत ही दे आर डाउन एंड आउट, लेकिन वो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और वहां से वो काफी सारे मैचेस जीत भी जाते हैं। मुझे इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टैलेंट के ऊपर जो है वो कोई डाउट नहीं है। यस, इंग्लैंड का मैच, लूजिंग दैट मैच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, लेकिन उसके बाद वी हैड 2 गुड मैचेस। आई थिंक वी हैव बीन अराउंड, हम बहुत अरसे से जिम्बाब्वे में मौजूद हैं, काफी क्रिकेट हमने वहां पे खेल रही है। लेट्स विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम कॉन्फिडेंट दे विल विन टुडे। परफेक्ट है अदील, बट अभी अंडर 19 में अगर टैलेंट की बात करें, बिकॉज टैलेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। टैलेंट इस वक्त किस तरह से देख रहे हैं? अहम मैच है, आज अहम मैच होना है। अक्सर हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स हैं डिफेंसिव हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है,
डिफेंसिव जब होते हैं तभी जो क्रिकेट के मैदान में काम ख़राब हो जाता है। अभी इस सिचुएशन पे क्या देख रहे हैं? नहीं, नहीं, देखिए देखिए टैलेंट मैं तो देखिए इस टीम में 2-3 बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं हमारे पास। समीर का मैंने आपसे ज़िक्र कर लिया है, सुभान है, अली रज़ा व्हाट एन अमेजिंग क्रिकेटर ही इज़। मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि ये बच्चों में टैलेंट नहीं है, ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और इंशाल्लाह ये आपको परफ़ॉर्म करके दिखाएँगे। प्लीज़ बिल्कुल ये अक्सर कुछ कहा करते रहे जी पाकिस्तान में टैलेंट नहीं आ रहा, नहीं आई थिंक इट्स एन एक्सेप्शनल बंच दैट वी हैव गॉट हियर और वर्ल्ड कप इज अ डिफरेंट बॉल गेम, अलग प्रेशर होता है वर्ल्ड कप का, एक अलग अलग जो है ना वो उसका एक मैं कहूंगा कि माइंडसेट चाहिए होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दे विल सेटल डाउन, आज आपको ये चीज नजर भी आएगी। All right, thank you Let's so hope very for the much. best. Yeah, exactly. Thank you so very much, Adil. It was wonderful to. We really hope कि पाकिस्तानी टीम अच्छा करे आज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि सुपर 6 के लिए पाकिस्तान के लिए बड़े मैचेस जीतना भी इम्पॉर्टेंट है. With that, we are taking a break. We'll see you after this. वेलकम बैक। दुनिया बोल है, हम एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब ज़रा मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं और कराची वाले शादी इस वक्त बड़ा एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज Absolutely. सरप्राइजिंगली कराची में शहर कायद में सर्दी हो रही है जो कि नहीं होती है। उस कराची वाले जो हैं वो गर्म कपड़े विंटर वेयर पहन के बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, मज़ेदार कपड़ों में नज़र भी आ रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन पर बात भी करेंगे, साथ साथ ज़िंदा दिलाने लाहौर की अगर बात ना करें तो ज़रा बात अधूरी सी लगती है। शदीद सर्दी ने डेरे डाल लिए हैं। मगरिबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम के बाइस बर्फबारी बारिश का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हैं और लाहौर में ओवरऑल सिचुएशन क्या है, अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अफजाल बताइएगा, जिंदा दिलाने लाहौर ठंडे ठार मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें लाहौर में जो खुश्क सर्दी थी उसका खात्मा जो है वो गुज़िश्ता जुमेरात को हुआ जब मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद जो है वक्फे से ये बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए तो रात भर भी जो बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहा और लाहौरिये जो है वो इस खुश्क सर्दी के खात्मे के बाद जो ये सर्दी चल रही है इससे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज भी जो है वो दिन भर लाहौर पर बादल जो है वो छाए रहेंगे और वक्फे से बारिश का इम्कान है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए लाहौर शहर की तो कम से कम 7 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 16 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। लेकिन इस वक्त मैं लाहौर के कर्तबा चौक पर मौजूद, देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं, सूरज का कोई नामो निशान नहीं है और सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो लाहौर शहर में वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजाल। पाकिस्तान जो है वो एक्सटेंडेड विंटर्स एंजॉय कर रहा है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसी पर बात करते हैं, माहिर माहौलियात मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मरियम। पूरा पाकिस्तान एंजॉय भी कर रहा है उस बर्फबारी को जो हमने अक्टूबर से पाकिस्तान में एक्सपीरियंस करना शुरू कर दी थी। अर्ली अक्टूबर में हमने देखा कि लोआरी टॉप एंड ऑल दैट वहाँ पर बर्फबारी हुई, फिर नवंबर दिसंबर एंड कंसिस्टेंटली अभी तक हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जब हम बलूचिस्तान में बर्फबारी की बात करते हैं तो ओब्वियसली हमें पता है कि कराची में सर्द हवाएं चलना शुरू होती हैं और ये इट्स बिन अ वाइल कि हमने गोरख हिल में बर्फबारी देखी है। मेरे ख्याल में कोई इट्स बिन अ डेकेड नाउ। कैसा लग रहा है ये चेंज और क्यों है ये चेंज? आई मीन हम ये चेंज क्या मिस कर रहे थे? क्या ये हमारी नई नॉर्मलसी है? अब वेदर पैटर्न इसी तरह से रहेगा? जी देखिए, पाकिस्तान में तो जहाँ तक बर्फबारी की बात है, आप देखें कि नॉर्मली हमारे यहाँ बर्फबारी जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में होती रहती है और हाँ, जो स्टॉर्म्स है, विंटर स्टॉर्म्स है, वो थोड़े से हमें जो है वो इस दफ़ा मरी या इस जैसे इलाकों में कुछ टाइम के लिए देखने को मिले। लेकिन मेरा ख्याल है कि बर्फबारी का होना ये एक नॉर्मेलिटी है इन माय ओपिनियन, क्योंकि ट्रेडिशनली अगर हम हिस्टोरिकली वेदर पैटर्न्स को उठा के पाकिस्तान में देखें तो मरी में बर्फबारी टाइमली हो जाती होती थी, तो इस दफ़ा भी वही हो रही है। बीच में नॉर्मल पैटर्न्स हो गए थे जिसमें हमें नाक जो है वो बर्फबारी उस तरह से नहीं
करती थी। हाँ, पैटर्न है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर का शिफ्ट है वो आपको देखने को इस वक्त ज़रूर मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मली जो है वो दिसंबर में बर्फबारी जो है वो मरी और इन इलाकों में जो है वो हो जाया करती थी या डेकेड अगो। लेकिन अब जो है वो चूंकि वेदर का शिफ्ट आ गया हुआ है, तो आपको जनवरी में जो है वो एंड में तकरीबन जो है वो आपको ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है। राइट। तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका जो ड्यूरेशन होता है या जो शिफ्ट होता है वेदर का, वो आपको देखने को मिल रहा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी यही कहा है कि कोई भी ये एबनॉर्मेलिटी वेदर की नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। इट्स अ नॉर्मल जो पहले हुआ करता था। अच्छा मरीम, अगर मौसम की दूसरी जानिब सूरत हाल भी देखें तो आलमी सूरत हाल बड़ी डिफरेंट इस वक्त हम देख रहे हैं। अमेरिका में शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान ने निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दरहम बरहम ऑब्वियसली कर दिया है। बर्फ़बारी के बायस मुख्तलिफ़ हादसात में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए। इसके अलावा आज हमारे पास साथ साथ इस तमाम तर सिचुएशन पे क्या कहेंगी? जी, एब्सोल्युटली। ये जो यूएस और कनाडा में जितने जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो वेदर की सूरत हाल चल रही है, वो डेफिनेटली आपकी वेदर पैटर्न से होता है। वो वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट भी उसको कहा जाता है, क्योंकि जो पोलर वॉर्टेक्स का फिनोमेना जो होता है वहाँ पर, वो इस वक्त चल रहा हुआ है कनाडा प्लस अमेरिका दोनों में ही, और काफ़ी इंचेस ऑफ स्नो है वहाँ पर। डेफिनेटली एक वजह से आप वेदर आपको निज़ाम ज़िंदगी तो मुतासिर होता है, लेकिन व्हाट्स मोर फनी इज़ कि जो उनके प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनका बहुत ही फनी ट्वीट इस पे आया कि ग्लोबल वार्मिंग को वो फिर से डिनाई कर रहे हैं। दो उनका क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना या साइंस उसके पीछे क्या है, मेरा ख्याल है उनको थोड़ा-सा उस पे एजुकेट करने की ज़रूरत है कि उसी की He वजह is से a हो रहा है, कि businessman, ग्लोबल Maryam, वार्मिंग की and वजह I से नहीं हो रहा है। absolutely he is a businessman. I mean, a person जो कि इतने ह्यूज बिजनेसेस रन कर रहा हो, वो कभी भी ये नहीं मानेगा कि ग्लोबल वार्मिंग है और हमें तमाम जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको ख़त्म करना है। बट माय क्वेश्चन इज़, क्या हमने पाकिस्तान में एक अनयूजुअल स्नो इस वक्त विटनेस की है, और ये स्नो क्या पाकिस्तान के आबी जो ज़खायर हैं उनमें इजाफा कर सकते हैं? क्या हमारे जो ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे थे उनको रिकवर करेंगे? उनके पिघलने के जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करेंगे? जी देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक एबनॉर्मल वेदर पैटर्न है जो आपका स्नो का जो कवर इस वक़्त है। ये एक नॉर्मल, मैंने जैसा कहा कि 1 दहाई पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले हमें ये देखने को मिलता था। लेकिन बीच में चूँकि एक जो शिफ्ट आया, जो क्लाइमेट चेंज हुआ, उसकी वजह से आपका जो स्नो कवर था, वो वक़्त के साथ-साथ कम होता था, और फिर से आप नॉर्मैलिटी की तरफ मैं तो कहूँगी कि स्नो कवर आया। तो डेफ़िनेटली आपका जो स्नो होता है, ख़ास तौर पे जो नॉर्दर्न एरियाज़ में आपकी स्नो है, वो आपकी इवेंचुअली जब गर्मियाँ आती हैं तो मेल्ट होके आप इंडस रिवर में उसको कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो डेफिनेटली आपकी पानी की क्वांटिटी तो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन हमारे यहाँ आपको मालूम है कि पानी मसला नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो बारिशें भी होती हैं उसकी वजह से हमारे पास पानी तो बहुत ज़्यादा होता है। हमारी मैनेजमेंट का मसला है। हमारे पास जो स्टोरेज रिजर्वायर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपका पानी आता है और ज़ाया हो जाता है। चाहे वो बट बर्फ क्या की ये हमारे फॉर्म में हो जो गर्मी में ये मेल्ट होके आएगा, चाहे वो बारिशों की फॉर्म में हमारे पास राइट आएगा। मरियम, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मैं याद जानना चाह रही थी कि हमारे ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, वी आर अवेयर ऑफ इट। क्या ये सर्दी, मतलब इस किस्म की शदीद सर्दी, उन ग्लेशियर्स को पिघलने से रोकेगी या उसके प्रोसेस को स्लो करेगी? नहीं, मुझे ये होता नज़र नहीं आता, क्योंकि आप ये ओके। देखें कि जैसे ही आपकी गर्मियाँ आएँगी, तो आपका हम्म। टेम्परेचर तो उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जब आपका ऑलराइट। बढ़ेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। वो उसी तरह से आपकी हीट वेव्स आएँगी और आपकी जो मेल्टिंग है ग्लेशियर्स की, वो उसी तरह से जारी रखेगी। तो एक विंटर में जो आपका स्नो कवर वो अगर थोड़ा-सा ज़्यादा भी होता है, तो उसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर्स नॉर्थ में हैं, उसमें सिर्फ़ पाकिस्तान का स्नो कवर उसको पूरा नहीं करेगा, बल्कि वो आपका लिंक्ड है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी। जो पूरी दुनिया का फॉसिल फ्यूल एमिशंस है, वो उसको वार्म करता है, जिसकी वजह से उसकी मेल्टिंग बहुत तेज़ी से होती है। तो जो विंटर ऑलराइट। का अच्छा इस विंटर का मरीम, जो स्नो मरीम कवर है, वो शॉर्टली कोई अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका क्रिएट अगर नहीं हम करेगा मूविंग कराची के फॉरवर्ड। वेदर की बात करें शॉर्टली बिल्कुल, कराची वाले इस साल 2026 में बड़ा डिफरेंट वेदर फील कर रहे हैं। कराची वालों को बेसिकली लग रहा है कि जी बड़ी सर्दी हो गई है। तो क्या वाकई ये कुछ इन्वायरमेंटल डिफरेंस है, वेदर पैटर्न का चेंज है? कुछ फॉग भी हमने इस वक्त देख रहे हैं कि माहौल में फॉगी वेदर भी शहर कायद में हो रहा है।
जी, एब्सोल्युटली। आप देखें कि ये जो आपका वेदर शिफ्ट हुआ है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी एक्सप्लेन किया, उसकी वजह से कराची की तरफ की आपकी ठंडी हवाएँ भी इसीलिए आपको रिसीव हो रही हैं। तो बहुत अच्छा है कि कराची बढ़िया। वाले भी थोड़ी ठंड एन्जॉय कर रहे हैं, वो सर्दियों में भी लॉन ही पहनते थे। तो डेफ़िनेटली Yeah. क्लाइमेट चेंज की वजह से होता जी ये है कि आपके कहीं पे वेदर पैटर्न्स आपको हेल्पफुल होते हैं, आपके माहौल के लिए लोग राइट एंड इट्स किसी जगह अनयूजुअल आपकी फॉर जो है वो पाकिस्तान एट द वेदर सेम टाइम एबनॉर्मलिटीज़ मरियम होती कि हैं। इतनी तो सर्दी में हमें डेफ़िनेटली ये ह्यूमिड भी सारे नजर चेंजेज़ आए आपको देखने को मिलते वरना हैं। एब्सोल्युटली वरना थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम मरियम कराची में तो जब हम बात करते हैं तो आपको सर्दियां हमेशा ड्राई ही मिलती हैं इस हाँ, दफ़ा पहली बार हुआ है कि हमारी सर्दियां थोड़ी ह्यूमिड हैं थोड़ी वेट मज़ेदार है। विंटर्स वी हैव सो विद दैट हम ले रहे हैं एक ब्रेक विल सी आफ्टर दिस वेलकम बैक वंस अगेन और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का एक बार फिर हम जिक्र करने जा रहे हैं सानिया कुल प्लाजा जिसको 10 रोज़ गुजरने के बावजूद दर्जनों अफराद की शनाख्त एक बड़ा सवाल बनी हुई है डीएनए के जरिए सिर्फ 23 अफराद की शनाख्त हो सकी है जबकि 46 अफराद की बाक़ियात नाकबिल शनाख्त करार दी गई हैं जहाँ बाक अफराद की तादाद भी बढ़ती जा रही है तलाश का दायरा टेक्नोलॉजी डेटा की मदद से वसी किया जा रहा है जहाँ पे आखिरी लोकेशन फ़ोन रिकॉर्ड दीगर मालूमात के ज़रिए लापता अफराद का सुराग लगाने की भरपूर कोशिशें इस वक्त जारी हैं इस वक्त सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इसमें एक सियासी रस्साकशी भी चल रही है वो लोग जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं उनके लवाहिकीन परेशान हैं अभी तक बाकियात के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि मज़ीद उन जो डेड बॉडीज़ अंदर मौजूद हैं क्या वो उनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी और जिन लोगों ने अपना नुकसान किया है यानी जो दुकानदार हैं जिनका लाखों का करोड़ों का वहाँ पर नुकसान हुआ है वो नहीं चाहते कि इस सियासी रस्साकशी में उनको कोई हल ना मिल सके एक अफेक्टी हैं दुकानदार अरीब अमीन हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हमने बात करना है जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं अस्सलाम वालेकुम अरीब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आग लगी गुल प्लाजा में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है एंड हम शायद कहकर भी आपके दुख का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते लेकिन इस हादसे के बारे में क्या पता चल सका है जब आग लगी तो आप कहाँ पर मौजूद थे उस वक्त आपने क्या देखा कैसे आप तक खबर पहुंची आग लगने की जी, मेरी शॉप वहाँ थी गुल प्लाज़ा में जो सानिया कुछ कबल पहले पेश आया है गुल प्लाज़ा में, तो उसके बारे में यही है काफ़ी अफ़सोसनाक वाक़या था। लोगों के साथ बहुत मतलब कि भारी नुकसान हुआ लोगों को जान-माल का। माल की ख़ैर है लेकिन जो जान का नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा भारी था। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ से बाहर आने में बहुत टाइम लेंगे, मूव ऑन करना पड़ेगा क्योंकि आगे बढ़ना है सबको और जो लोगों की मौत हुई है, जो इंतकाल कर गए, उनकी शहादत की मौत है, उनका रुतबा बहुत बड़ा है। मालिक की ज़ात ऐसी है कि वो किसी के साथ बुरा नहीं चाहती। तो मैं उस टाइम पे शॉप के अंदर ही था। विदिन 3 मिनट्स का मुझे टाइम मिला, मैं 3 मिनट के अंदर सिर्फ बाहर आया, 3 से 4 मिनट का मुझे टाइम था। मैं कैश काउंट कर रहा था अपना शॉप में, तकरीबन मैंने 8 लाख रुपए काउंट करे थे। बाकी मैंने काउंटर पे रखे थे सारे पैसे निकाल के कि मैं उठाऊँगा और फिर जो हमारी रोज़ की रूटीन होती थी, उस हिसाब से हम घर जाएँगे। तो इतने में मेरा सेल्समैन, मेरा वर्कर मेरे पास आया, मुझे बोलता है कि भाई ये जो आग लगी है ज़रा देखो। मैं समझा छोटी-सी आग होगी, मैं बाहर जाके देखने लगा, तो आग इतनी स्पीड से आ रही थी कि हमें इतनी मोहलत नहीं मिल पाई कि हम वहाँ से कुछ चीज़ें उठा लें। तो मेरी शॉप के अंदर गाड़ी की फ़ाइल भी थी, मेरा कैश भी, मतलब उसका मसला नहीं है, उसका कोई मसला नहीं उसके नुकसान का, लेकिन अल्लाह खैर करे, नुकसान तो नुकसान है, अल्लाह सब्र दे देता है। तो हम वहाँ से जब बाहर निकले, तो आग इतनी तेज़ फैली हुई थी कि वो किसी के काबू में नहीं आ सकी। एक दुकान से आग शुरू हुई थी, वो सारी दुकानों को लपटे में उसने ले लिया, तो विदिन 15 टू 20 मिनट्स ग्राउंड फ्लोर जो था वो तकरीबन जल चुका था। तो यही वाक़या था, बहुत अफ़सोसनाक था। हमारा सब चीज़ें हमारे सामने, हमारे अपने अंदर जो मौजूद थे वो अपने नहीं बाहर आ पाए। बड़ी कोशिश करी कि हमारी कमिटी जो थी गुल प्लाज़ा की, उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि अभी किसी प्लीज़ को ये सेव कर बताइए ले। जो दुकान लोग अंदर रह का गए, नाम क्या था किस फ्लोर पे आपकी दुकान थी कितना वक्त लगा आपको बाहर निकलने में धुएं की सूरत हाल उस वक्त कैसी थी आपको रास्ता उस वक्त दिखाई दे रहा था नहीं दे रहा था देखिए तकरीबन 16 गेट है, आई थिंक मुझे कंफर्म याद नहीं। जब आग लगी थी, मैं वैसे अल रहीमी ट्रेडर्स से हूँ, मेरा स्टोर का नाम अल रहीमी ट्रेडर्स है और हम गुल जी प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पे लोकेटेड थे। ग्राउंड फ्लोर अच्छा पे 35-36 हमारी शॉप नंबर थी और जब हम यहाँ से बाहर निकले तो मेरे सीधे हाथ पे भी गेट पड़ता था 7 या 8, 7 या 8 मुझे कन्फ्यूजन है, 7-8 में ना। तो मैं हमेशा ये वाला गेट, इस साइड वाला गेट खुला होता था, हमारा लेफ्ट वाला, क्योंकि
10 सवा 10 बजे मार्केट क्लोज हो जाती थी और गेट सारे क्लोज हो जाते थे। तो हम उस गेट से बाहर जाने लगते थे, तो वो वाले गेट पे आग लगी हुई थी और इस वाले गेट तक भी आग पहुँच चुकी थी और धुआँ ऐसा था कि हमें, आप तो अभी दिख रही है मेरे तरफ, फेस पे मेरे कैमरा है, मुझे इतना तक बंदा नहीं दिख रहा था। तो आँखों में बहुत ज़्यादा आँसू वगैरह थे। तो हम लोग कोशिश ये थी कि हम जल्दी से जल्दी बाहर निकले, तो इतने में मेरा एक वर्कर जो था मिस हो गया था मेरे से। मैंने वर्कर को अपने हाथ से पकड़ा, मैंने बोला भाई चलो, तो वो मिस हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था फिर वो। तो हम लोग गेट नंबर खुदा का सामने 9 शुक्र। नंबर गेट पड़ता है, वहाँ से हम सारे बाहर निकल गए थे। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो हम जब बाहर थे तो काफ़ी लोग अंदर फँसे हुए थे। तो अल्लाह पाक अच्छा, उन सब के लिए आसानी करे, उन सब के लिए सही। खैर-आफ़ियत वाले करीब मामले। आप जब बाहर निकल पाए फॉर्च्यूनेटली, उसके बाद क्या वहाँ फायर ब्रिगेड आ चुकी थी? और अगर नहीं आई थी तो कितना वक़्त लगा है वहाँ पर फायर फाइटर्स को पूरी मशीनरी को पहुँचने में? फायर ब्रिगेड तकरीबन आधे पौने घंटे बाद आई थी तकरीबन। कंफर्म याद नहीं, आधा पौना घंटा लगा था। फायर ब्रिगेड आ गई थी, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने कंट्रोल करी, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हो पाई थी क्योंकि इनके पास पानी की कमी थी। जो हुँ। क्योंकि इतने सारे गेट थे, वो 2 फायर ब्रिगेड थी, वो कहाँ-कहाँ जाती, तो इनसे कंट्रोल नहीं हो पाई थी। इफ़ेक्टी दुकानदार हमारे साथ अरीब मौजूद है। अरीब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौके पर भी ऑब्वियसली सिचुएशन अब क्या डेवलप हो गई है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। गुल प्लाजा को बताया जा रहा है कि अब सील कर दिया है। ओवरऑल सिचुएशन क्या है? मोहम्मद काशान हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत को केएमसी के अमले की जानिब से सील कर दिया गया है और इमारत को सील करने के बाद इमारत कंट्रोल जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। लेकिन अंदर दुकानदारों का अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ कीमती अशिया वहाँ पर मौजूद है, जिसकी निगरानी के लिए यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। और दूसरी जानिब इस वक्त भी वफाकी तहकीकाती टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पंजाब लेबॉर्ट्री के जो फोरेंसिक्स माहिरीन है वो यहाँ पर अंदर दाखिल हुए हैं। आज तीसरा रोज है इसका, वो भी यहाँ पर किया जा रहा है, जबकि केएमसी के अमले की जानिब से मुतासर इमारत को सील तो मुकम्मल तौर पे कर दिया गया है। मलबा उठाने का काम जो है ठीक वो है। 3 रोज से ही जो जारी था आप उसको रोक दिया रेगुलरली गया है। काशान हमें स्पॉट से जो भी डेवलपमेंट हो रही है आगाह करें। फिलवक्त आपका बहुत शुक्रिया एंड वील कीप अप एंड अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ पर इस वक्त क्या डेवलपमेंट हुई है, रिकवरी का काम किस तरह से जारी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेल, इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। ताजिर बिरादरी इस वक्त कन्फ्यूज़ड है कि उनको किसकी तरफ लुक फॉरवर्ड करना है। अब्दुल रईफ़ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा हैं, चेयरमैन होलसेल एसोसिएशन है। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक तो ये कि जब ये वाक़या हुआ उस वक्त अपेरेंटली तो ऐसा लगा था कि सिंध हुकूमत और आप एक ही पेज पर हैं। आप लोगों की मीटिंग भी हुई थी, फिर उन्होंने ये भी कहा कि कंपनसेशन भी दी जाएगी 1-1 करोड़ की, जो भी अफेक्टी वहाँ पर है। उसके बाद क्या हुआ? फिर क्यों आप लोगों को लगा कि काम नहीं ठीक से हो रहा या आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा? मैं आपसे एक बार पहले आपके टीवी के तवज्जुह से बोल रहा हूँ, बोल बोलता है, और अभी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि देखें ये पब्लिक के पैसे हैं। ताजिर बिरादरी टैक्सीज भरती है। वजीर आला सिंध क्या अपनी सवाबदीद पे पैसे दे रहे हैं? पहला सवाल है, क्या वो अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ वजीर आला सिंध से, क्या अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं? नहीं, ये टैक्सीज के पैसे हैं। तो इस पे एहसान क्या है? ये जो अमवात हुई हैं या कंपनसेट देना चाह रहे हैं 5 लाख रुपए, जो आदमी देने वाला हाथ था आज वो लेने वाला हाथ हो गया। तो उस पर आप बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए, वाई? इससे तो बेहतर है कि आप अपनी जेब से लाख रुपए दें, तो ताजिर बिरादरी इंशाल्लाह 2 लाख देगी। ये क्या बात कर रहे हैं? हमारा ही टैक्सीज का पैसा है, 36 किस्म के टैक्सीज आप ले रहे हैं और इस पे मराद कोई भी नहीं है और ऐसी फैसिलिटी भी नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप ये बात कर रही हैं कि फायर ब्रिगेड जो पहुंची नहीं, तो आप मुझे फायर ब्रिगेड इक्विपमेंट हैं हमारे पास? क्या फायर जो गाड़ियां लेके गए वो इंसान नहीं थे? वो प्रोफेशनल लोग थे? क्या उनके पास लिबास थे ऐसे? उसमें एक आदमी शहीद भी हुआ। तो आप उसको बोलते हैं कि जी 20 गाड़ियां थी, तो 20 गाड़ियों में क्या करें? आप ये देख लें, मेन जो इमेजिनर रोड है वो खुदी हुई है। आप ऐसा करें, मोटरसाइकिल टर्न करके दिखाएं। तो आप बोले गाड़ियां देर से पहुंची, ये देर से पहुंचा। ये उनके लिए भी आप बढ़ावा कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड का ये कसूर है। नहीं भाई, ये कसूर उनका नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंतजाम ही नहीं है ऐसा, और जानों से खेल रहे हैं वो। तो मैं तो खराज तस्लीम पेश करूंगा उनको। हमें हल की तरफ तो जाना है ना इस मसले के। हल क्या के लिए है? देखें, हल के लिए ये होता है कि देखें फायर फाइटिंग सिस्टम ये हर बिल्डिंग में नाफिज होना चाहिए।
क्यों अगर अमल नहीं किया गया? सिर्फ पेपर में वर्क होता है, प्रैक्टिकली क्यों नहीं? मुझे आप बताएं, अब ये बोल रहे हैं फायर इक्विपमेंट आप ले लें, भाई हम टैक्सेस देते हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम आप लगवाएं। लेकिन अब्दुल रऊफ साहब, ये भी तो क्लेम किया जा रहा है ना हुकूमत की जानिब से कि जी एक्स्ट्रा दुकानें बनाई गई, नाजायज़ आपने जो है वो कब्जे किए ताजिरों की जानिब से, तो उस पर कभी भी ताजिरों की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं की गई। देखिए, आप हर ताजिर को बुरा या अच्छा नहीं कह सकती, किसी को भी 100% नहीं कह सकती। लेकिन ये तो बात है ना कि देखिए, ये मैं आपको मामला बताता तो थे हूँ, ना वहाँ पे। देखें ये देखें गुल प्लाजा, जो इसका लैंडलॉर्ड था पहले रफीक जापान वाला, इसके बाद ये संभालता था तनवीर पास्ता साहब, वो संभाल लेते मैनेजमेंट। पहली बात तो मैं ये एक डोरी आप ले लें, इसको उलझा दें, अब उसका सिरा पकड़ेंगे जब आपके ये डोरी सुलझ जाएगी, ऐसे नहीं सुलझेगी। अब आप ये मैं कहता हूँ आपके टीवी के तवज्जुह से कि जो मैनेजिंग कमेटी चला रही थी, जो गुल प्लाजा को चला रही थी, वो उसको तो पहले लाए ना कि उसकी तो इंक्वायरी तो स्टार्ट करें। ठीक। अच्छा, और दूसरी बात ये कहूँ कि जो आपने कहा कि 1021 दुकानें थी, 1200 दुकानें कैसे बनी, उसका भी जिम्मेदार तो कोई ठहराया जाएगा ना। ये स्टॉल जगह जगह पे कॉरिडोर में लगे हुए थे। ताजिर बिरादरी की या किसी भी ताजिर की जिसकी दुकान गुल प्लाजा में है, किसी भी मॉल में है, उसकी अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना कि स्मोक स्प्रिंकल्स अगर नहीं है, उसके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मौजूद है, कोई भी इस तरह का सेफ्टी का सामान अगर नहीं मौजूद, तो उसकी अपनी भी, चलें छोड़ें आपके दूसरों की जिंदगी वो खतरे में डाल रहा है या नहीं डाल रहा, उसकी अपनी जान भी तो खतरे में है ना। देखिए, तो उसको पहले अपनी प्रोटेक्शन भी तो देखनी, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी सबने करना है। ये बोलें कि ना ताजिर बिरादरी कुछ ना करे, ऐसा कुछ नहीं है। ताजिर बिरादरी भी अपनी मदद आप करे, अपनी जान और माल का भी ख्याल करे, दुकानदार अपने सिलेंडर लगाएं, और फायर फाइटिंग जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें एक लम्हा फिक्रिया है कि फायर फाइटिंग सिस्टम तो आप लगा रहे हैं, जब टैंक होते हैं ना जो अपने पानी सप्लाई करते हैं बिल्डिंग को, उसमें एक टैंक मख्तस किया जाए कि 24 घंटे पानी हो उसमें, जब जाके अमल दरामद होगा। आप गाड़ियों का आसरे पे इस रश में क्या गाड़ियां पहुंच जाएंगी टाइम पे? खुदा इस मुल्क के वतन पे रहम करें। और मैंने ये भी कहता हूं कि अगर कोई भी सियासी पार्टी, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ताजिर बिरादरी एक ही बात करती है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो सही काम कर रही है तो हम उनको वेलकम कहेंगे, लेकिन हमारी पार्टियां तो आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे की गर्दन और टांगे खींच रही हैं। हमारा काम ताजिर बिरादरी का नहीं हो रहा, आवाम का नहीं हो रहा। तो अगर सियासी रहनुमा इस मसले का हल नहीं दे रहे, तो फिर ताजिर बिरादरी किसके पास जा रही है? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के पास। इसके अलावा हम हल नहीं है। देखें, इसको मैं लॉजिक के साथ बता सकता हूँ कि सैलाब हो, यानी कोई आफत हो, जलजला हो, या आप बारिशें हो, या आप कहेंगे जंग के हालात हो गए, तो 4 दिन में फील्ड मार्शल ने जंग जीती। और ये अगर आप सेहरा नहीं देना चाहती तो अवाम में से तो फौज है, फौज कहाँ से आती है? फौज अवाम में से, हर घर से एक सिपाही है। ऐसा नहीं है, हम अवाम और फौज को क्यों अलग कर रहे हैं? हमें आपस में मिलके काम करना चाहिए। अच्छा, मिलके तो काम करना चाहिए। अब्दुल रऊफ साहब, ऑब्वियसली ये सिचुएशन बहुत अनफॉर्चुनेट है जो कि डेवलप हुई, और उम्मीद करते हैं, जाहिर बात है कि जानों का अजाला किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जो इफेक्टिव हैं। मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ। देखें, जी, बस जल्दी से जल्दी शॉर्ट में देखिए, डीएनए टेस्ट कब होगा मुझे आप पहले बता दें। एक पतीले में हड्डियां बरामद हुई, आपने देखी होंगी खुद। और ये भी आप कह दूं कि जो मलबा उठाया जा रहा है उसमें कोई मलबे की आंख है कोई? उसमें जब हड्डियां भी जा रही हैं, और वही जाके कब्रिस्तान के करीब केएमसी ग्राउंड में अब्दुल रऊफ साहब, आप हम समझ सकते हैं। इसके डीएनए टेस्ट कब होगा? जब करोड़ रुपए दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द हल मिल सके। अब्दुल रऊफ साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेना है हमें ब्रेक। विल सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक अगैन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। चले जी, बात करने जा रहे हैं अब हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कंसिस्टेंटली, यानी एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी से पूरे 1 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है और रोज़ाना नई बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स इस वक्त 76 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,88,000
511 की सतह पर मौजूद है। इस पर पहले अपने कॉरेस्पॉन्डेंट की बात कर लेते हैं। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और फिर इस पर डिटेल देंगे कि ये रोज़ जो नए रिकॉर्ड्स हो रहे हैं इसके पीछे वजूहात क्या हैं एंड वाई आज हम इस पर 76 पॉइंट्स की कमी देख रहे हैं, ये जान लेते हैं कफील से। कफील बताइएगा, आज मार्केट का आगाज़ जो है वो डाउन से हुआ है, क्या वजह इसके पीछे? देखिए, मार्केट में अगर हम आज के दिन की बात कर लें, मार्केट जो है पॉजिटिव आगाज हुआ था और मार्केट में जो है अगर हम बात कर लें, जो करंट इंडेक्स है वो इस वक्त 820 पॉइंट का इजाफा मार्केट में और 1,89,434 का मार्केट ने अब तक जो है वो हाई बनाया था। और इस वक्त भी अगर हम बात कर लें, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है और 1,89,000 है। लेकिन कल अगर हम बात कर लें, गुज़िश्ता रोज जो मॉनेटरी पॉलिसी पेश की गई थी, एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट में जो है वो जो डिस्काउंट रेट में कमी होगी, ताहम उसको जो है वो अनचेंज रखा गया और ये वजूहत है कि मार्केट आखिरी वक्त में जो है वो नेगेटिव जोन में बंद हुई थी। ताहम मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है और 1,89,000 की जो है एक मतलब फिर मार्केट जो है वो बहाल करने में कामयाब हुई है। परफेक्ट। ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, मार्केट सेंटिमेंट, वो इस वक्त पॉजिटिव है। कफील अपडेट कर रहे हैं। कफील, आपका साथ साथ अब हमें अहमद चिनॉय, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त के लिए। गुड मॉर्निंग। इस वक्त हम जो मार्केट सेंटिमेंट्स देख रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, स्टॉक बड़ी ही नेचुरली बिहेव कर रही है, लेकिन जो एक्सेप्शनल है इन्वेस्टर का जो बिहेवियर है वो भी अब शानदार हो गया है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अभी जो आप सवाल पूछ रहे थे मेरे दोस्त को, मैं समझता हूँ कि कल एक बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे जाएगा और मार्केट जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब स्टेट बैंक ने ये डिसीजन लिया कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो मेंटेन किया और मार्केट जो है वो उसने इसका थोड़ा सा असर लिया है। मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज वो पॉजिटिव है। बैंकिंग सेक्टर में जो है वो एक्टिविटी नजर आ रही है। दूसरे सेक्टर्स में भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्द एक्टिविटी नजर आएगी, क्योंकि लोगों का एपेटाइट है, लोगों को मार्केट में एक पोटेंशियल नजर आ रहा है और लोग इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली। बैंकिंग फील्ड से अगर हम बात करते हैं, बैंकिंग एक्विटी मेरे ख्याल में पिछले, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली हाई पर ही जा रहा है। अगर हम पिछले 1 साल या 2 साल का ट्रेंड फॉलो करें चिनॉय साहब, तो मुझे ये बताइएगा कि कितने इन्वेस्टर्स को इन परसेंटेज हमने अट्रैक्ट किया है, ख़ासतौर पर उनको, छोटे इन्वेस्टर को जो इससे पहले नहीं चाहता था कि वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करे, वहाँ पर अपना सरमाया डाले और वहाँ से प्रॉफिट ले। देखिए, हम अगर 6-8 महीने के पहले का देखिए कि नंबर ऑफ यूआईन जो थे वो हमारे 3-3.25 लाख के लगभग थे, तो आज हम 4-4.25 लाख की हदों को जो है वो पार कर गए हैं। तो तकरीबन 1 लाख इन्वेस्टर्स अगर पाकिस्तान में नया आता है, चाहे वो लोकल आ रहा है, चाहे वो फॉरेनर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सक्सेस है, एक रिजाउंडिंग सक्सेस है कि इतने सालों में हमने 3 लाख किए और पिछले 1-1.5 साल में हमने लाख और बढ़ा दिए। तो मैं समझता हूँ कि अब लोगों को सही मानों में स्टॉक एक्सचेंज का पोटेंशियल जो है वो नजर आ रहा है और रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो ख्वाहिशमंद हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को ज्वाइन करें। उनको सिर्फ इन्वेस्टर्स एजुकेशन की जरूरत है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज भी काम कर रहा है और एससीसी भी काम कर रहा है और हमारे जो रिलेवेंट ब्रोकर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज आने वाले दिनों में आप बहुत ज्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन देख सकेंगे और बहुत ज्यादा एक्टिविटी भी जो है वो देख सकेंगे। अच्छा चिनॉय साहब, अगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड्स की बात करें, इस साल ट्रेंड्स किस तरह से देख रहे हैं? पिछली साबिका हुकूमत में बैक टू बैक हम देख रहे थे कि नॉन ट्रांसपेरेंट ट्रेंड्स इन्वेस्टमेंट के काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, डॉलर ब्लैक होना और सारी चीज़ें। इस वक्त मौजूदा हुकूमत में जब इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हुआ है, ओवरऑल सिचुएशन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स की किस तरह से जा रही है? देखिए, जाहिर है 3-4 चीजें पाकिस्तान में ऐसी हुई हैं कि जिसके बाद एक इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। सबसे पहले तो ये हुआ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा। 2 साल 2.5 साल पहले उसको बिल्कुल नलीफाई कर दिया गया और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ने शुरू हो गए। कुछ फॉरेन जो हमारे दोस्त हैं उनके भी डिपॉजिट्स आए, कुछ और जो है वो IMF वगैरह की सपोर्ट आई, वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट आई, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सपोर्ट आई और इसके बाद जो है वो सूरत हाल कुछ बेहतर होना शुरू हो गई। फिर जो हमारा इंटरेस्ट रेट 22% पे पहुंच गया था वो बतदरीज कम होते होते 10.5 पर आ गया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड था कि लोगों को फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली कि
वो अपना फिक्स डिपॉजिट्स के बजाय स्टॉक एक्सचेंज में जाए, जहां पर डिविडेंड यील्ड भी है और कैपिटल यील्ड भी है। अगर डिविडेंड यील्ड 8-10% हो जाती है, जो कि आजकल 13% से ज्यादा है, और फिर 17% 18% हमारा expected जो है वो कैपिटल यील्ड है, तो फिर मैं समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा, और खासतौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा पुरकशिश मार्केट कोई भी नहीं थी। तो लोगों ने अब इस बात को रियलाइज करना शुरू कर दिया है और लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड जो है वो PSX की तरफ जा रहा है, बजाय इसके कि और आइटम्स की तरह। राइट अच्छा, PSX में इन्वेस्टर्स को किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर मैं आपसे सवाल करूंगी, बट बिफोर दैट कुछ रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ये भी समझ रहे हैं कि ये जो एक IMF का कर्ज है, ये एक आर्टिफिशियल इंजेक्शन है जिसकी वजह से हमें अपने स्टॉक एक्सचेंज में भी स्टेबिलिटी नज़र आती है। इन्वेस्टर को पता है कि मुल्क के पास फिर वक्त एक पैसा है, कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। व्हाट हैपेंस जब IMF पुल्स ऑफ, यानी हमें लगता है कि हमें अब IMF की ज़रूरत नहीं है और हमें अब अपनी तमाम तर जो फाइनेंशियल पॉलिसी है वो खुद से चलानी होगी, तो उस वक्त शायद हम उसको उतनी कंसिस्टेंसी से नहीं चला पाएंगे। ये एक राय है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? बात यह है कि हम ऑप्टिमिस्ट हो, पेसिमिस्ट हो, हम नेगेटिव बातें ना करें। फैक्ट ये है कि जो टारगेट है गवर्नमेंट का, वो ये टारगेट है कि बाय जून हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $50 बिलियन पे चला जाए, जो कि इस वक्त $22 बिलियन है, और बाय एंड ऑफ दिसंबर हम शायद उसको मल्टीप्लाई भी कर लें। तो ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जो गवर्नमेंट के इंटेंशन है, और गवर्नमेंट के ये इंटेंशन जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर है कि जहाँ पर वो लॉन्ग टर्म बाहर माहदे भी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने की भी बातें हो रही हैं। जब ये सिनारियो अगर मैं समझता हूँ 50% भी पैदा हो जाए, तो फिर कोई वजह नहीं कि हम और मजीद तरक्की करें, बजाय इसके कि IMF पुल आउट करे और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नेगेटिव में चला जाए। तो IMF अगर पुल आउट भी करता है और ये सिनारियो डेवलप हो जाता है कि हम $50 बिलियन पे चले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी विन विन पोजीशन है और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतर हालत में रहेगी इंशाल्लाह। राइट तो अब आपको अब मेरा वो सवाल जो मैंने इससे पहले हाफ वे छोड़ दिया था, वो ये कि किन सेक्टर्स में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करना चाहिए जो PSX में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सेलेक्टर चूजी नहीं हूँगा। मैं कहूँगा कि तमाम जो सेक्टर्स हैं वो बतदरीज बढ़ रहे हैं, और तमाम सेक्टर्स में बहुत सारे ब्लू चिप्स हैं। हर सेक्टर के अलग अलग ब्लू चिप्स हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी ब्लू चिप्स मौजूद हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी मौजूद है, म्यूचुअल फंड में भी मौजूद है, और दूसरे सेक्टर्स में भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो जिस सेक्टर में ब्लू चिप्स हों वहाँ पर जो है वो हमें देखना चाहिए। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी ब्लू चिप्स मौजूद है, ये डिविडेंड यील्ड भी दे रहे हैं, ये कैपिटल यील्ड भी दे रहे हैं, तो हमें फिर उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली स्टॉक की जो सूरत हाल है इस वक्त मौजूदा हुकूमत में जो एक स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं वो शानदार है। तमाम तो सिचुएशन पे अहमद चुनाई डॉक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद है, और शुक्रिया। लेकिन ओवरऑल सादिया मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है एब्सोल्युटली, और इसकी सबसे अहम जो विन है पाकिस्तान के लिए वो उसकी कंसिस्टेंसी है। इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक। विल सी यू अक्रॉस। वेलकम बैक अगैन। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो तारीख को मुस्तकबिल से जोड़ती है। AI टेक्नोलॉजी से तैयार की जाने वाली पाकिस्तान की पहली फिल्म द नेक्स्ट सलाहुद्दीन तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। ये फिल्म सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की रूहानी विरासत और जो मौजूदा दौर के एक नौजवान यूसुफ की जद्दोजहद को एक ही दास्तान में समेटती है, उससे रिलेट करती है। फिल्म के मुसन्निफ़ और हिदायतकार फरहान सिद्दीकी आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि ये फ़िल्म कैसे बनी, AI को किस तरह से सिनेमा के साथ जोड़ा गया और दुनिया भर में इसको किस तरह से परसीव किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम फरहान, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई होप यू आर रियली गुड। सबसे पहले तो दिस आइडिया इज़ वंडरफुल टू स्टार्ट अ मूवी AI से उसे जनरेट करना। मैं क्यूरियस हूँ, आप लोगों का पूरा सेटअप पाकिस्तान में है, सब टेक्निकल स्टाफ, एवरीथिंग, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट जहन में आया कि गज़ा के मामले पर मुस्लिम दुनिया में क्या हो रहा है, इस सब पर आपको एक मूवी बनानी है और फिर ये कि उसे दुनिया भर में सेंड आउट करना है? देखिए, एज अ मुस्लिम जो है आपको कुछ ना कुछ दर्द होता है कि गाज़ा में फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उनके लिए कुछ ना कुछ हम करें।
कभी हम फंडिंग के उसमें कर लेते हैं, कभी बस यही कर सकते हैं, या कभी हम कुछ शॉर्ट कर देते हैं। बाकी क्योंकि जो फिल्म है ऐसा मीडियम है जो असर छोड़ जाता है लोगों में, और हमको दिखाना था कि जो वेस्टर्न के जो लोग हैं उनके दिलों में कुछ ना कुछ ये असर हो। अच्छा, एआई का सहारा इसलिए लिया क्योंकि वहाँ जाके हम शूट नहीं कर सकते थे गाज़ा में, फ़लस्तीन में। तो एआई में क्या होता है कि आप लोकेशन को दिखा सकते हैं, जगह को दिखा सकते हैं, इस वजह से जो है एआई पे यूज़ किया है। और सारा का सारा जो है ये कराची पाकिस्तान में बना है, वॉइस रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग पूरी की पूरी एआई में है। अच्छा फरहान, ओवरऑल जिस तरह से देखा जाए, अगर कायद आज़म का रोल हम देखें या फिर सलाहुद्दीन का, तो जो इनकी एक पर्सनैलिटीज़ हैं और जिस तरह से ये एक नोबल और फेयरलेस पर्पस लेके आगे बढ़े, एआई से इस तरह से एक फ़िल्म बनाना और उसमें इस्लामिक टच लेकर आना, तो इसके पीछे क्या खुलासा, क्या नज़रिया रहा? देखिए, एआई जो है अभी बेबी एक नई चीज़ है, तो बनाने में बड़ी चैलेंजेस आए कि किस तरीके से, क्योंकि इमोशंस का बड़ा खेल होता है फिल्म के अंदर। तो हमको बार बार जैसे रीटेक्स करते हैं हम लोग शूट पे, इस तरह बार बार आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे होते हैं कि इस तरह से झुके, इस तरह से उसके आंसू निकलें, तो वो बड़ा चीज़ होती है जो कि आपको फिल्म में नज़र भी आएगी कि इसमें हमने इमोशंस डालें। इमोशन के बगैर जो है काम नहीं होता। अच्छा, सलाहुद्दीन को इसलिए लिया क्योंकि जेरूसलम की जहाँ भी बात आती है तो वहाँ पे सलाहुद्दीन या हज़रत उमर का नाम आता है। तो जिस तरीके से उन लोगों ने आज़ाद करवाया था बिना जंग किए हुए, उसी तरीके से ये मूवी भी लेके जा रही होती है कि उसको पीसफुली एज अ गाइडेंस जो है हमने उसको आज़ाद कराया। लेकिन मूवी में बड़ा आपको ड्रामा भी मिलेगा, कॉमेडी भी मिलेगी, और ये फिल्म आपको आखिर में सोचने में मजबूर कर देगी। मेरा यही सवाल है, आमतौर पर मैं और आप, हम सब आगे, हमारे आगे पीछे जितने भी इंसान होते हैं, हम ये सोचते हैं कि एआई से हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्या उसके पास वो इमोशन है, क्या उसके पास वो वार्मथ है जो एक इंसान के पास होती है। सो वो कितना ज़रूरी था इस मूवी के अंदर कि एक आम इंसान, यानी एक इंसान जब इस एआई क्रिएटेड मूवी को देखे तो वो उससे कनेक्ट कर पाए। बिकॉज ये जो इस वक्त मुस्लिम दुनिया में क्या हो रहा है, गज़ा में क्या हो रहा है, इस सब से हम इमोशनली कनेक्टेड हैं, लेकिन ये कि हम इससे किस हद तक देखते हुए कनेक्ट कर पाएंगे, इसको कैसे आप लोगों ने किया? लास्ट मंथ हमने प्रीमियर किया था इसका नेटफ्लिक्स सिनेमा पे। एक इसकी हमने बुक करवाई थी, इतनी डिमांड आई कि दूसरी भी करानी पड़ी, और एंड द एंड मीडिया वाले इतने लोग आ गए थे हमको तीसरी भी करवानी पड़ेगी। तो तकरीबन 1600-1800 लोगों ने देखा था, और जो भी निकला था उसके में एक जहाद का जज्बा पैदा हो गया था। और स्पेशली ये बच्चों के लिए हैं, जो जितनी भी टीन एजर्स हैं 5 से 20 साल के लोग, क्योंकि नेक्स्ट सलाहुद्दीन का मतलब ही ये कि हमको यूथ को टारगेट करना है, क्योंकि हम तो नहीं बन सकते अभी स्टेज में, लेकिन जो यूथ है जो व्लॉग्स में लगी हुई है, गेम्स में लगी हुई है, वो इस तरफ आएँ कि आप भी करेज जो है ले सकते हैं, आप भी सलाहुद्दीन बन सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ फरहान, जो मूवी की फॉर्मेशन है ऑब्वियसली, और फिर एआई बेस्ड होना, इसमें आपको कितना वक्त लगा? और अभी जैसे कि आपने फरमाया कि बेस्ड है या फोकस्ड है ये बच्चों के लिए, तो एक सलाहुद्दीन, नया सलाहुद्दीन बनने में यूथ को क्या पैगाम जा रहा है? देखिए, एक तो इसको 1.5 साल लगा, क्योंकि राइटिंग में 1.5 साल का अरसा आपको कंप्लीट फ्रॉम स्केच टू सेंसरशिप और सारी चीज़ें मिला मिल के 1.5 साल लगा इसमें, क्योंकि राइटिंग में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि वहाँ के कुछ ऐसे वाक़यात थे जो कंटिन्यूस चल रहे थे, क्योंकि वहाँ में गाज़ा के व्लॉगर्स वगैरह से और जो जर्नलिस्ट हैं उनसे मैं कनेक्ट था, तो कुछ चीज़ें हो जाती थी, उसको दोबारा राइट करना पड़ता था, कुछ दोबारा राइट करना पड़ता था। तो इसको 4 से 5 महीने राइटिंग में लगे। फिर जो है हमारे पास जो है एआई जो है अपडेट भी हो रही है, तो बहुत सारे शॉर्ट्स हमने रीडू भी किए कि हमने ये चीज़ कर दी, एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है में कि अब तो बिल्कुल रियल लगने वाला है। तो हमने दोबारा से उसको वो काम किया इनिशियली। और जो नेक्स्ट हमारी 10 मूवीज़ आने वाली हैं उसमें आप इतना देखेंगे आप पहचान ही नहीं पाएंगी कि रियल है या अनरियल है। राइट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक एआई मूवी क्रिएट करना और फिर पाकिस्तान में रहते हुए उस मूवी को क्रिएट करना, आई एम श्योर आपका जितना भी क्राफ्ट्स पीपल होंगे वो भी पाकिस्तान से ही मौजूद होंगे। सो कितने स्किल्ड हैं वो लोग पाकिस्तान में, एआई में कितना लोग सीख रहे हैं, हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मूवी जब आप काम कर रहे होते हैं तो वो क्रू पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी क्रू जो है वो उसका हिस्सा बन सकता है? क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? ये फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा, दूसरा ये कि 2 चीज़ें हैं पाकिस्तान में, एक तो बहुत बुरा काम करने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, और वो इतना कर चुके हैं कि उनको आदत हो गई है कि हमको यही करना है, जितने भी हमारे वो हैं। अच्छा, अच्छे के लिए हमको टीनेजर्स को ही ट्रेन करना पड़ेगा,
उनको ही, क्योंकि ये 3 4 5 साल से ट्रेन करते रहे हैं, तो जो मूवी जो हमारी टीम बन चुकी है, जो कोर टीम बन चुकी है, उनको 4 साल 5 साल से ट्रेन करते रहे। अच्छा, जब तक आप फिल्म मेकिंग का आपको सेंस नहीं होगा, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शंस का, इमोशंस का, स्टोरी टेलिंग का, तो आप मूवी नहीं बना सकते। तो फिल्म जो एआई जो इंडस्ट्री है, जो चाइना में, सिंगापुर में बहुत बूम कर रही है अब, क्योंकि इनिशियल है पाकिस्तान में, और नई चीज़ आने में लोगों को होता है कि यार ये क्यों हम देखें, ये तो आर्ट नहीं है, या ये तो कंप्यूटर से बनी हुई है। ये 90s में जब हम लोग फ़ोटोशॉप यूज़ करते थे, तो जितने भी पेंटर्स वगैरह थे बोलते ये आप तो नहीं कर रहे, ये कंप्यूटर कर रहा है। तो वो सेंस अभी भी लोगों में यहाँ पे मौजूद है। और हाँ, एक तो एक की परसेप्शन लोगों में मौजूद रहना कि जी ये तो इंसान की मेहनत नहीं है, तो कंप्यूटर की मेहनत है, लेकिन ये कंप्यूटर की मेहनत खासी एक्सपेंसिव भी है। बहुत ज़्यादा। तो ये एक ऐसे क्रिएटर के लिए, एक ऐसे डायरेक्टर के लिए कैसे मैं इसको ज़रा पैरेलल ड्रॉ करूं कि यानी एक मूवी जो कि आप इंसानों की मदद से बनाते हैं, उसके लिए प्रोफेशनल एक्टर्स आप हायर करते हैं, बाकी सारा क्रू आपका प्रोफेशनल ह्यूमन बेस्ड होता है, लेकिन फिर एक एआई से आप क्रिएट करते हैं, तो ये कितनी एफिशिएंट है फाइनेंशियली? देखिए, इसमें आपको लोकेशन हायर नहीं करनी पड़ती, लोकेशन की परमिशन लेनी पड़ती, आपको किसी बड़े एक्टर्स के नहीं लगना पड़ता कि आ जाओ भाई, आ जाओ कर लो, उनकी टाइमिंग वगैरह। तो एक्टर्स हो गए, क्रू हो गया, कैमरामैन्स हो गए, ये जितने भी हो गए, तो वो बिल्कुल साइड में हो जाते हैं। तो आपकी अपनी मशीनरी होती है बहुत, कंप्यूटर, वो फास्ट जीपीयूस वगैरह होना चाहिए, फास्ट इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास जो है क्रेडिट्स होने चाहिए एआई के, तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। यही कहना चाहती थी कि मतलब अब सब ह्यूमन पावर ख़त्म करने के बावजूद भी ज़ाती तौर पर एआई बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, AI लेकिन मूवी क्रिएट करना, इवन के जो रियल शूट्स होती हैं, उनसे आपके पास 60-70% कम हो जाता है। अच्छा फरहान, ओवरऑल अगर फिल्म के बारे में आप बता सकें, कुछ स्टोरी के बारे में नाज़रीन को बता सकें। ऑब्वियसली एक फॉर्मल जब रिलीज़ होगी तब तो देखेंगे ही, लेकिन जो ट्रेलर देखा उससे मुझे बहुत खुशी भी हुई कि पाकिस्तान में इतना शानदार काम हो रहा है और काम करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन इसको किस तरह से आप लेके चले, क्या स्टोरी है, और वो एक जो बच्चा दिखाया गया है जो गज़ा में मीडिया को एज मीडियम यूज़ करके अपनी आवाज़ आगे पहुंचा रहा है। देखिए, इनका इन्फ्लुएंस तो हमें सलाउद्दीन से लिया है, क्योंकि वो नई जनरेशन को ट्रैक करने के लिए, और क्योंकि गाज़ा में जो भी सिचुएशन हो रही थी, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं हर जगह की। तो यूसुफ एक बच्चा है, वो किस तरीके से अपनी फैमिली को खोता है, लेकिन हार नहीं मानता, वो ट्रेन करता है अपने आप को, ब्रेनली ये सारी चीज़ें करके, फिर वो आखिर में अपने आप को मीडिया का सहारा लेता है। तो मीडिया से वो फिर वो वायरल हो जाता है, लोग उसको सुनते हैं, पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ वो सब जगह इकट्ठा होती हैं, जमा होती हैं, और वो जेरूसलम को फतह करती हैं। राइट, अब ये बताइएगा कि आप ऑफ द रिकॉर्ड तो आपने हमें बताया कि ये बांग्लादेश में मूवी लगने लग रही है और दीगर कंट्रीज़ में भी, बट फॉर व्यूअर्स ये मूवी कहाँ कहाँ रिलीज़ कर रहे हैं? जहाँ ऑलरेडी रिलीज़ किया है वहाँ पर किस तरह का ज़बानों में? मलेशिया में ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है लास्ट में, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। 8 महीने पहले उन लोगों ने ट्रेलर देख के ही हमसे परचेज़ कर ली थी। वाह। तो वो सारा उन्होंने चीज़ की है। पूरे पाकिस्तान में लग रही है ये, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, न्यूप्लेक्स सिनीपैक्स में, रायला में, तो जितने भी वो सिनेमाज हैं सब में लग रही है। तो 42 स्क्रीन हमको मिली और हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होगी। अभी जो पाकिस्तान में है, इंग्लिश उर्दू में लग रही है, और अरबिक में जो है मीना रीजन कतर में, राइट, और बांग्ला लैंग्वेज में, बांग्लादेश में, बंगला में लगी है। राइट, तो अब मजीद आपका इसको एक्सपैंड करने का भी इरादा है? रीजनल लैंग्वेज में भी हमारा है, पंजाबी और पश्तो में। अच्छा, ओवरऑल कितना आप होपफुल हैं इसकी सक्सेस को लेकर? ऑब्वियसली हम सब भी देख के, शानदार काम देख के सब कुछ भी होते हैं, लेकिन आपने चूंकि बनाया है, लिखा है, तो इसकी कामयाबी की कैसी? देखिए, एक कोर्स के लिए बनाई है, सक्सेस करने वाला ऊपर वाला है, हमने उसकी, हाँ, कमर्शियल मूवी नहीं है ये, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तो इसमें, लेकिन एक कोर्स वो कंप्लीट हो जाए, एक गाज़ा में कुछ बंदा उठ जाए, या मलेशिया में उठ जाए, या बांग्लादेश में उठ जाए, तो बोले उसको कुछ मिल जाए, तो वही हमारे लिए बेहतर है। ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वी रियली होप गुड फॉर योर फिल्म, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ आप इस मूवी को रिलीज़ कर रहे हैं, ये अच्छा करे, और जिस कॉज के पीछे आपने ये मूवी बनाई है वो कॉज पूरा हो सके, लोगों तक वो राइट मैसेज सेंड हो सके जो कि डिलीवर करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए। साथ ही यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं एक ब्रेक। वी सी यू आफ्टर।
वंस अगेन दुनिया बुल है, मैं खुश आमदीद। सियासी नाश्ता में जी आज क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान की जो एक करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें बड़ी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं बैक टू बैक कराची की सियासत की तरफ, जहाँ अचानक एक इंतज़ामी फैसले ने बड़ी तब्दीली पैदा की है, माहौल गर्मा दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के अहम वज़रा अरकान असम्बली की सिक्योरिटी वापस लिए जाने के बाद कई सवालात खड़े हो चुके हैं। एब्सोल्युटली एमक्यूएम क़यादत का रद्द-ए-अमल भी इस पर सामने आना शुरू हो चुका है और बताया यही जा रहा है कि सिक्योरिटी हटाई गई है, जबकि पार्टी हलकों में ये तासुर भी दिया जा रहा है कि चूँकि उन्होंने गुल प्लाजा पर अपनी आवाज़ उठाई, सानिया पर पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की और इस वजह से ये एक मुमकिना वजह हो सकती है। ऑन द अदर हैंड सरकारी सतह पर इस पर बिल्कुल खामोशी है, कोई कमेंट नज़र नहीं आ रहा, जिसने मज़ीद इस मामले को हसास बना दिया है कि आखिर चल क्या रहा है। इस पूरी सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या ये फैसला सिर्फ सिक्योरिटी रिव्यू का ही हिस्सा है या इसके पीछे कोई सियासी पैगाम भी छुपा हुआ है? क्या इत्तेहादी जमातों के दरमियान तनाव बढ़ रहा है और क्या कराची की सियासत एक नए तसादुम की तरफ बढ़ रही है? इन्हीं सब नुकात पर आज हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी वापस लेने के मामले के पीछे आखिर क्या है, इसके पीछे अथॉरिटी क्या है और कानूनी बुनियाद पर इस पर क्या होने जा रहा है। तमाम तर सिचुएशन पे हम बात करेंगे, लेकिन कानूनी बुनियाद पे इस पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और सानेहा गुल प्लाजा पे जो कुछ हुआ है उस पे भी बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली सानिया गुल प्लाजा तो पीछे रह गया। जो असल मामला था वो ये था कि सानिया गुल प्लाजा में जो मुतासरीन है उनकी मदद की जाए और इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि कौमी असम्बली में पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने 28वीं तरमीम का जिक्र किया, 18वीं तरमीम के अंदर चेंजेस की बात की और उसके ऊपर फिर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम धरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। हमने देखा पीपल्स पार्टी की जानिब से इसको टेकअप किया गया और उन्होंने कहा कि जी 18वीं तरमीम के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं मज़ीद। लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि हर पार्टी ने तकरीबन इसमें हिस्सा डाला, खुद एमक्यूएम ने भी इसमें हिस्सा डाला और उन्होंने कहा कि जी सूबों को इख्तियार मिलना चाहिए, कराची को एक अलग सूबा होना चाहिए। इस पर दोबारा से बात होने लगी, उस पर दोबारा से बात छिड़ गई, जिसके बाद अब एमक्यूएम ये समझ रही है कि चूँकि उन्होंने सानिया गुल प्लाजा के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया, इसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी ले ली गई है। इसी पर बात करते हैं। अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान, मेंबर कौमी असम्बली। अरशद वोरा साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। पहले तो सबसे पहले मौक़िफ़ जानना चाहते हैं, क्या लगता है अचानक सिक्योरिटी क्यों ले ली गई? वफाकी वज़रा भी जो एमक्यूएम के हैं उनकी भी सिक्योरिटी ले ली गई और फिर वफाक ही इस पर क्यों खामोश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिक्योरिटी वापस लेना अभी जो इस वक्त एक हॉट सिचुएशन चल रही है बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई ना कोई हरकतें उन्होंने करनी है कि किसी ना किसी तरीके से जो है ये गैप जो है या ये पॉलिटिकल जो चल रहा है, इस वक्त इशूज चल रहे हैं एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में, उसको जो है मजीद मतलब ये कि वो उसको बढ़ाना चाहते हैं उसको। वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से इसको, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। असल में उनके पास ऑप्शन बचा नहीं है। उनकी जो डिलीवरेंस लेवल था गुल प्लाजा में वो सबके सामने रहा कि 15 घंटे बाद उनका कोई जिम्मेदार आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और वो पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अच्छा फिर दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, देखिए वो इस शहर से जीती हुई जमात तो है नहीं और इस शहर पे उनकी हुकूमत है। ये एक ऐसा फिनोमेना है कि ये अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो आपको कहीं नहीं नजर आएगा। जो लोग जो डिवाइड यहाँ पर है सिंध अर्बन और सिंध रूरल का, सिंध रूरल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर रिप्रेजेंट करती है तो सिंध अर्बन को जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रिप्रेजेंट करती है। तो अब ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा जब तक कि कोई एक हतमी फैसला नहीं हो जाता, कहीं कोई एक एग्रीमेंट नहीं हो जाता, कहीं वफाक इसमें इंटरवीन नहीं करता, कहीं कोई इस चीज को रियलाइज नहीं करता। क्योंकि इस वक्त तो देखें वफाक ने भी कराची की ओनरशिप जो है उसको डिसोन किया हुआ है, वफाक ने भी डिसोन किया हुआ है, आपकी सिंध गवर्नमेंट ने भी डिसोन किया हुआ है। कमाना आपने यहाँ से है, आप बात करते हो 300 अरब रुपए कराची जो है प्रोविंशियल टैक्स देता है, लेकिन वो प्रोविंशियल टैक्स जो है वो सिर्फ कराची देता है, सिंध नहीं देता है। तो इसी तरीके से जो वफाक को 2 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन प्लस जो टैक्स जा रहा है कराची से,
तो ये तमाम चीजें दुनिया में कहीं भी देखें, पोर्ट सिटीज होते हैं अच्छा, पहले लेकिन के। वोरा साहब, अगर हम देखें इस वक्त एमकेएम के जो मरकज़ी रहनुमा है उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है, अब आप समझते हैं ये वाकई सिक्योरिटी की बुनियाद पर सिक्योरिटी वापस ली गई है, या क्या आपका टेक है इस पे? देखिए, सिक्योरिटी वापस अगर ले ली है तो कौन सा पहले इन्होंने सिक्योरिटी दी हुई थी? पहले ये तो जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं ना। ये आप इलेक्टेड नुमाइंदों को क्या ये सिक्योरिटी देंगे? ये तो यहाँ जो है आम आवाम को सिक्योरिटी नहीं दे सके हैं, तो ये दिस इज नॉट एन इशू कि अगर सिक्योरिटी वापस ले ली ले लें, क्या कर लेंगे? मतलब ये, और ये जो इनका कहना है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं, तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा के पास, तमाम इनके तमाम लोगों के पास सिक्योरिटी मौजूद है। अच्छा, ये एक जो है ना, ये एक ऑप्शन है जो कि यूज़ किया जा सकता है। तो अगर एमपीएज हैं, लेकिन हमारे वफाकी वज़रा से सिक्योरिटी एक्चुअली ये वापस नहीं ले सकते, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ले ली है, तो मैं नहीं समझता कि ये जो है ना कोई इतना बड़ा इश्यू है, सही। क्योंकि ये तो हमें क्या सिक्योरिटी देंगे? ये तो अब कराची की आवाम को, सिंध की चलिए आवाम को अर्शद साहब, फिर इफ सिक्योरिटी इज अ नॉन इशू तो फिर इशू के ऊपर बात करते हैं। टेक्निकली yes. हमें भी बीइंग अ ह्यूमन और मॉरली भी ये सही लगता है कि जो सानिया गुल प्लाजा हुआ था उसके बाद एमक्यूएम या जितने भी दीगर सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, ये एक पेज पर आते और इस तरह के सानेहात को रोकने के लिए कोई इकदामात या कोई कमेटी बनती, या वो सोचते कि भाई आगे इस तरह के सानेहात से किस तरह से बचा जा सकता है। ऐसा नहीं हुआ। हमने कौमी असम्बली में देखा, हमने सिंध असम्बली में देखा, हमने हर जगह यही देखा कि पीटीआई ने पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम धरा, पीपल्स पार्टी ने जो है वो एमक्यूएम के ऊपर इल्ज़ाम धरा। ये क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहा है? एक आम आदमी जो होप लेकर आता है किसी सियासतदान के पास, वो तो होपलेस होकर चला गया वापस। देखिए, मुझे एक बात का जवाब दें आप कि वहाँ पर उस रात को मौजूद कौन था? वहाँ उस रात को मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मैं सारी रात वहाँ मौजूद था, वहाँ गवर्नर साहब मौजूद थे, वहाँ एमकेएम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे, एमएनएज मौजूद थे, एमपीएज मौजूद थे। उसके अलावा वहाँ कौन मौजूद था? मुझे एक बात बता दें। जमात इस्लामी भी सुबह आई है, उसके बाद जो है वो आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 घंटे बाद आई है, मेयर जो है वो 25 घंटे बाद आ रहा है, चीफ मिनिस्टर 22 घंटे बाद आ रहा है। तो उनका कंसर्न है क्या ये? उनके दिल में दर्द है शहर का क्या? तो बात ये है कि मैनेजमेंट के लिए अगर ये बैठेंगे तो मैनेजमेंट के लेकिन लिए सर देखिए, बैठने की एमकेएम वफाक में भी हुकूमत है तो इनके ऑब्वियसली, पास तो है। वहाँ से क्यों फिर आप नहीं समझते, जब एमकेएम वफाक में भी है तो वहाँ से क्यों नहीं फिर आपने हिस्सा डाला गया? लेकिन अगर ताजिर बरादरी की ओवरऑल बात करें तो वो तो तन्हा खड़े हैं, परेशान हैं, जानों का अजाला फिर भी नहीं हो सकता, जाहिर है। जानों का अजाला नहीं हो सकता, माल का अजाला हो सकता है। ये आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट दे दिया, सामने जो 2 प्लाजा हैं उसमें 500 और 350 दुकानें, आई मीन दे हैड नथिंग टू डू विद इट। कराची चैम्बर के लोग गए थे, मैं गया था वहाँ पे उन प्लाजा में, उनके मालिकों ने बड़ा एहसान किया, उन्होंने विदाउट एनी चार्जेस जो है वो चीजें दी हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि देखिए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, टेक्निकली स्पीकिंग, इस रियलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी जिस चीज को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर बयान करना चाहती है, पेश करना चाहती है, करती है। अच्छा, फिर उसके बाद जिन लोगों की माल देखें जाने चली गई, जानों पे जो है पीपल्स पार्टी इस बुरी तरह फंस गई थी कि अभी पीपल्स पार्टी ने कुछ दिनों पहले प्रेसिडेंट हाउस में एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें कि दुनिया भर के एम्बेसडर्स को बुलाया गया था। अब चंद दिनों बाद ये वाकया हुआ जिसमें दुनिया भर के एम्बेसडर्स ने ये रिपोर्ट देखी कि कराची में हो क्या रहा है, और फिर दुनिया भर के अमेरिका से लेके चाइना तक, रशिया से लेके अफ्रीका तक के तमाम मुल्कों के सरबराहों ने कराची के सानहे पे जो है अफसोस का इजहार किया। इट मीन्स कि उन्होंने नोटिस तो किया कि कराची में 1200 दुकानें जल के राख हो गई, और आग अपनी मर्जी से बुझी, इंतजामिया आग नहीं बुझा सकी। वहाँ पर ना जो है एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी, वहाँ आपके ट्रैफिक का निज़ाम धर्म बरम था, रात को वाटर टैंकर नहीं पहुँच पा रहे थे, आपके जो है एम्बुलेंसेज नहीं पहुँच पा रही थी आपके। खैर मतलब इट वाज वहाँ पर जो सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा एक था कि मुकम्मल किसी केओस था, हैपहैज़र्ड था, आपको बदइंतज़ामी नज़र आई, और इस बीच वहाँ लोग जल रहे थे, मर रहे थे, उनकी दिहाइयों की जमा पूंजी वहाँ जल रही थी, और अब भी हम उन लोगों को रिकवर नहीं कर पाए, अब उन बॉडीज़ को भी रिकवर नहीं कर पाए हम। दैट्स वन क्वेश्चन दैट स्टैंड्स। लेकिन अरशद वोरा साहब, हम एमक्यूएम को कराची की पार्टी के तौर पर जानते हैं। जब ये कराची की पार्टी विफाक के साथ मिल जाती है, उसके साथ इत्तेहाद कायम करती है, तो कराची के लोगों को उम्मीद होती है।
आज उसी कराची की पार्टी का नुमाइंदा जब मेरे शो में बैठकर ये कहता है कि विफाक को भी फिक्र नहीं पड़ी, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? बिल्कुल आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वफाक के पास जो है, वफाक को भी पता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट के इश्यूज हैं। वफाक ने डेवलपमेंट के फंड्स दिए हुए हैं। वो डेवलपमेंट के फंड्स 8 माह हो गया आज वफाक के अकाउंट में पड़े हुए हैं, PIDCL के अकाउंट में पड़े हुए हैं। वो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हमने करने हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि वफाक को सिंध गवर्नमेंट ब्लैकमेल करती है कि पैसे हमें दें, हम ये काम डिलीवर करेंगे, जबकि ये MQM के पैसे अप्रूव हुए थे। 8 माह से ये काम तो हमारा रुका हुआ है। अब आप मुझे बताइए, इतना बड़ा सानिया हो गया, यहाँ पर क्या वजीर आजम को नहीं आना चाहिए था? क्या यहाँ पर जो है, तो क्या आपने वजीर आजम साहब से कहा कि हम आपके साथ इत्तेहाद में बैठे हैं, क्या आपको गुल प्लाजा नहीं आना चाहिए था? वजीर आजम को खत लिखा है, मैंने वजीर आजम को भी खत लिखा है, मैंने आर्मी चीफ को भी खत लिखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक, वोरा साहब, आप वजीर आजम को दावत देने की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक वाकया जो कराची पे गुजरी वो अब गुजर चुकी है। जिनकी जानें जानी थी वो जा चुकी हैं, जिनका लाखों अरबों रुपए का नुकसान होना था, जिन ताजरों का, जिन लोगों का, वो हो चुका है। लोगों के घर ख़राब हो चुके हैं। आप नहीं समझते सियासी जमातों की भी कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना? अब देखें, अब ताजर रहनुमा वाज़ेह कह रहे हैं कि फौज के हवाले कराची को कर देना चाहिए। पास हुकूमत नहीं है, MQM के पास पावर नहीं है। देखिए, MQM के पास हुकूमत नहीं है, MQM के पास पावर नहीं है। MQM अपने लोगों के साथ खड़ी रही है, हर वक्त खड़ी रही है, हर मुश्किल साने के वक्त खड़ी रही है। लेकिन द इशू इज कि जो गवर्नमेंट है, जब वही बेहिस हो, तो ये तो फिर अब अवाम का भी प्रेशर मैं समझता हूँ कि बिल्डअप होगा, और अवाम जिस तरीके से अब कराची में डिमांड हो रही है कि कराची को फेडरल फाइनेंशियल अवाम का तो प्रेशर फिर वोरा साहब यही डेवलप हो रहा है ना। अवाम की आवाज़ भी यही है, ताजरों की आवाज़ भी यही है कि अब शायद किसी का नहीं रहा, फौज के हवाले कर देना चाहिए। फिर वही कर दें, कम से कम कुछ तो बेहतरी आए। लेकिन देखिए, ये फौज के हवाले करने से हम इस चीज को ना भूलें कि हम फिर ये अग्री कर रहे हैं कि सियासतदान नहीं दे सके अवाम को वो सब कुछ, तो इसलिए फौज के हवाले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखें, जब MQM की हुकूमत थी, उस वक्त MQM के मेयर के दौर में कराची वाज अमंग 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। और आज का कराची जो है, इट इज द वर्स्ट सिटी, वर्स्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। तो देयर इज अ डिफरेंस। And after being the worst livable city of the world, कराची फिर भी पूरे मुल्क को चला रहा है। कराची फिर भी सब शहरों से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर इस हालत में भी ये इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, मैं आपको बताऊं, देखिए प्लान क्या हो रहा है, मैं बताऊं आपको वो क्या रहा है। कराची में तकरीबन जो है, वो कहते हैं कि पेशावर से ज्यादा पठान रहता है। कराची में जो है सिंध के तमाम लोग आके रह रहे हैं। ये इनमें से कोई भी अपने आप को कराची की गिनती में नहीं गिनवाता। ये लोग जो हैं अपने आप को जिस दिन ये गिनवाएंगे तो इस शहर की पॉपुलेशन सही गिनी जाएगी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस पॉपुलेशन की बुनियाद पर डेवलप होगा। आज आप जब 2 करोड़ की पॉपुलेशन गिनते हो और रह यहाँ पे 5 करोड़ रहे, तो आप कैसे मैनेज करोगे? सब वक्त की कमी है, कता कलामी की माजरत चाहती, बट वी गॉट योर पॉइंट। थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम को और इस अहम मौजू के ऊपर आपने हमसे बात की। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल है, और आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो अराउंड 2026 का इस वक्त का बहुत ट्रेंडिंग वीडियो है, जो हर कोई इस पर बात कर रहा है। एक पेंगुइन की वायरल वीडियो है और इसने हलचल मचाई हुई है। कभी किसी पेंगुइन के खामोश कदम ने ऐसी गूंज पैदा ही शायद नहीं की। तो आखिर मामला क्या है एग्जैक्टली और आखिर इस वायरल वीडियो में है क्या? और मज़े की बात शायद ये है कि इस पेंगुइन की वीडियो देख के हर इंसान सोशल मीडिया पे जो देख रहा है वो अपनी लाइफ से रिलेट कर रहा है कि जो ये एक आप अपनी पेंगुइन है, अपनी कॉलोनी छोड़ के आप एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उसमें क्या थॉट है ऑब्वियसली वो तो ज़्यादा कुछ मुश्किल है, लेकिन ट्रेंडिंग 2026 की जो है वो इस वक्त ये है, मौजू बन चुका है। मंजर दरअसल साथ साथ ये देखा जा सकता है कि एक पेंगुइन है और ऑपोजिट साइड पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो पेंगुइन्स हैं वो समंदर के किनारे रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे उनको खाना भी मिलता है और वो उनके लिए फीजिबल होता है बेसिकली। लेकिन
एक पेंगुइन का इस तरह से जाना, तो हर कोई सोशल मीडिया पे से अपनी स्टोरी समझ भी रहा और रिलेट भी कर रहा है। I don't know इससे बहुत सारे ह्यूमन रिलेट कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, अपना जो लिविंग स्टाइल है उससे इसको जोड़ने की कोशिश करें। 2007 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी नाइलिस पेंगुइन के नाम से, इसे जाना जाता है, और वो खामोश रहता है, तन्हा रहता है, थकन और इंसानी एहसासात का यूँ कह लें कि ये एक इशारा है जिससे लोग अब चूँकि अब ये वीडियो वायरल हुई तो लोग अब इससे रिलेट कर पा रहे हैं, हर कोई उस वीडियो को शेयर कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में इस वीडियो के मीम्स बनाए जा रहे हैं और उसको अपनी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी में पेंगुइन को किसी ने सदर ट्रंप के साथ ग्रीनलैंड जाते हुए दिखाया है, और इसी तरह से दीगर लोग भी अपनी अपनी लाइफ से इसको रिलेट कर रहे हैं। काफ़ी मजाक भी बनाया जा रहा है। लेकिन खैर पेंगुइन की वीडियो भी चल रही है, मुख्तलिफ ट्रेंड्स हैं जो कि आते रहेंगे सोशल मीडिया की, यही जीनत है। और इसके साथ आई होप कि अब सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। एब्सोल्युटली। वेल, विद दिस थॉट हम कर रहे हैं अपने शो का इख्तिताम। विल सी यू टुमारो, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।